वेलकम एवरीवन, दिस इज़ नेहा पवार। फिर से चलिए स्टार्ट करते हैं 102 को। यूनिट फर्स्ट हम इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम यूनिट 2 को कवर करेंगे, जहां पर यूनिट 2 का नाम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट जर्नल एस्पेक्ट। इसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे कि HRM, जॉब डिस्क्रिप्शंस, एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, मोटिवेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एस्पिरेशन एंड स्टॉक वेरिफिकेशन। ओके, इन सब टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंध। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक ऐसा प्रबंध जो मानव संसाधनों के लिए हो, यानी कि एक तरीके से हम पूर्ण जो मैनेज कर रहे हैं वो किन को कर रहे हैं, ह्यूमंस को कर रहे हैं, मानव को कर रहे हैं। वो हमारे लिए एक संसाधन की तरह हैं। वो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे लाइब्रेरी में काम करने वाले वर्कर्स हैं, या पूरा स्टाफ है, जो भी हैं, सभी पर्सन जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो सभी हमारे लिए एक रिसोर्स हैं। हमारी कंपनी को लाभ पहुंचाते हैं, हमारी कंपनी के लिए सब कुछ वही देख रहे हैं। तो वो मानव संसाधन प्रबंध, उन्हीं को हमें मैनेज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी संस्था अथवा संगठन में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं, जिनमें मानव समूह की सहभागिता तथा कार्य निष्पादन का परिणाम ही मानव संसाधन प्रक्रिया से संबद्ध होता है, जिसके संचालन में मानवीय प्रबंधन का विशेष योगदान होता है, जो संगठन को विश्वसनीयता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त भावी वृद्धि एवं विकास के लिए दिशा निर्देश देता है। मानव संसाधन प्रक्रिया संगठन के कर्मचारियों को उनके कौशल तथा परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने में योगदान प्रदान करती है। संगठन को अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए: उनकी वर्तमान तथा आगामी भूमिका तय करना एवं कार्य निष्पादन के लिए उनका क्षमता एवं कौशल में प्रभावशाली वृद्धि करने के लिए उनके स्वयं की क्षमताओं के विकास तथा संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कर्मचारियों की आंतरिक शक्तियों को खोजने एवं उनका दोहन करने के लिए संगठन के कर्मचारियों के मध्य संगठनात्मक संस्कृति की भावना विकसित करना, जिसमें सामूहिक कार्य की प्रवृत्ति, व्यावसायिक कल्याण तथा आत्मगौरव का भाव सम्मिलित हो। उद्देश्य तथा आवश्यकता: उपभोक्ता की संतुष्टि तथा प्रदान की जाने वाली सेवाओं एवं उत्पाद की गुणवत्ता ही संगठन की प्रसिद्धि को बढ़ाती है एवं सफलता को सुनिश्चित करती है। इसलिए निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन आवश्यक है: अस्तित्व तथा स्थिरता, वृद्धि तथा विकास, परिवर्तन तथा विविधता, क्रियाकलापों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए बेहतर तालमेल करना, क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने की भूमिका का निर्वाह करना, उपभोक्ताओं की संतुष्टि, सद्भावना तथा प्रसिद्धि अर्जित करना। मानव संसाधन विकास प्रक्रिया: मानव संसाधन विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि कुछ उपकरणों, क्रियाविधियों एवं तकनीकों का नियोजन मात्र नहीं है। एक संगठन के विकास एवं सफलता में स्वस्थ वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके तहत क्रियाविधियों, उपकरणों एवं तकनीकों का लगातार निरीक्षण करते रहना होता है। इस प्रक्रिया में संगठन के अंदर मूल्यांकन, सेवा निर्धारण, कार्य विश्लेषण, कार्य संस्कृति, नवीनीकरण इत्यादि संगठनात्मक नियोजन के प्रमुख घटक होते हैं, जिनके आरोपण के द्वारा मानव संसाधन प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है, और ये सभी तत्व प्रभावी प्रबंधन में निहित होते हैं। पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र में मानव संसाधन कार्यक्रम के आधार: सामान्य रूप से भारत में पुस्तकालयों की स्थिति अनुकूल नहीं है। कर्मचारियों की संख्या तथा बजट की दृष्टि से अधिकांश पुस्तकालय साधन विहीन हैं। यद्यपि राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा कुछ सूचना केंद्र भी हैं, जो कि स्वतंत्र रूप से तथा पृथक संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। उच्च गुणवत्तापूर्ण उत्पादों तथा सेवाओं के विकास तथा निर्माण में सहायक
तत्वों में निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। मानव संसाधन कार्यक्रम के विकास के आधार हैं कार्मिक नियोजन, दूसरा है आधुनिक सूचना उत्पादों तथा सेवाओं से परिचितकरण, पाठक संतुष्टि, उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता, नवीन कौशलों तथा विज्ञान का संचय, कार्मिकों को कार्यरत करने के लिए कार्य विश्लेषण, निष्पादन मूल्यांकन, परामर्श तथा शिक्षण, संगठनात्मक दृष्टिकोण, अनुसंधान एवं विकास करना। ठीक है, बहुत इजीली समझ में आने वाली चीज़ें हैं। फोकस्ड होकर सिर्फ सुनना है आपको, ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत टिपिकल हो। अगर ऐसा कुछ आएगा जो समझने में प्रॉब्लम्स हो रही है तो मैं आपको उसको बताऊंगी। ओके, टॉपिक 2 पर हम डिस्कस करते हैं जो कि है जॉब डिस्क्रिप्शन एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन। यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कार्य विवरण। किसी संस्था, देखिए जैसे मतलब आप देखते होंगे ना डिस्क्रिप्शन, जैसे मेडिकली डॉक्टर्स जो लिखते हैं डिस्क्रिप्शन, वो क्या लिखते हैं कि आपको ये दवाई कब कब लेनी है, सुबह शाम दोपहर, ऐसे करके लिखते हैं ना, डिस्क्रिप्शन वो देते हैं। तो ऐसे ये वो विवरण जो देते हैं, ऐसे ही कार्य का विवरण होता है कि कब आपको कौन सा काम करना है, और वो काम जो करना होता है वो जॉब कहलाता है। तो ऐसे ही जॉब डिस्क्रिप्शन है, यानी कि आपको कार्य कब कब करना है, कैसे कैसे। ठीक है, समझेंगे अब। जॉब डिस्क्रिप्शन, कार्य विवरण। किसी संस्था, संगठन अथवा पुस्तकालय में किसी व्यक्ति अथवा कर्मचारी के लिए कोई कार्य निर्धारित किया जाता है, तब उस कर्मचारी से संबंधित संपूर्ण विवरण, जैसे उस कर्मचारी के कार्य, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, पुस्तकालय की अन्य इकाइयों से उसका संबंध, न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव आदि सभी प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल आप उससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना कि दवाइयों के साथ साथ आपको कुछ परहेज भी बता देंगे कि आपको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। ठीक है, तो ऐसे ही बिल्कुल सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है कि उनके कर्तव्य क्या हैं, उनके उत्तरदायित्व क्या हैं। ठीक है, उनकी योग्यता और अनुभव। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग। यद्यपि कार्य विवरण अलग अलग पुस्तकालय में अलग अलग रहता है, यह पुस्तकालय की अनेक प्रशासनिक एवं व्यक्तिगत महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करता है। कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण के बाद में योग्यता अंकन के लिए कार्य विवरण निसंदेह पुस्तकालय के कार्मिक विभाग के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, जो कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का पूर्ण विवरण एवं जानकारी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार कार्य विवरण पुस्तकालय के कर्मचारियों की पहचान कराने का एक साधन है। एग्जाम्पल के लिए, पुस्तकालय के एक व्यावसायिक सहायक का कार्य विवरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे देखिए, शीर्षक व्यावसायिक सहायक, यानी कि एक तरीके से जॉब किसकी है, व्यावसायिक सहायक की। वेतन कितना होगा, 4500 से 7000 तक। सूचनार्थ, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष को, मतलब इस जॉब से रिलेटेड सूचना के लिए आप सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष को मिल सकते हैं। कार्यों का विवरण, क्या क्या कार्य करने होंगे आपको इस जॉब के बाद। पुस्तकालय में आने वाले पाठकों की सहायता करनी है, टेलीफोन, डाक तथा प्रत्यक्ष रूप से पाठकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने हैं। कर्तव्य, प्रत्येक संदर्भ प्रश्न को मानक प्रारूप में लिपिबद्ध करना है, ये आपका कर्तव्य होगा। उत्तरदायित्व, अध्ययन कक्ष एवं संदर्भ कक्ष में प्रदर्शित संदर्भ सामग्रियों की व्यवस्था करना तथा उनकी देखभाल करना। नवीन आगंतुकों के अभिमुखीकरण कार्यक्रम में संदर्भ विभाग के प्रभारी की सहायता करना। न्यूनतम अनुभव, व्यावसायिक कार्य में 3 वर्ष का अनुभव, पदोन्नति की संभावना। निष्पादन योग्यता, मूल्यांकन के आधार पर उच्च श्रेणी में पदोन्नति। निष्पादन मूल्यांकन की विधि, निर्धारित निष्पादन कार्यों के अनुसार। जॉब एनालिसिस, कार्य विश्लेषण, पुस्तकालय में किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा करने को ही कार्य विश्लेषण कहा जाता है। पुस्तकालय में कर्मचारियों का प्रबंधन पुस्तकालय अध्यक्ष करता है, जो कि पुस्तकालय का उच्च अधिकारी होता है। पुस्तकालय अध्यक्ष के विभिन्न कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या एवं उनके विभिन्न पदों के अनुसार निर्धारित करना होता है।
तथा इसका उद्देश्य पुस्तकालय में यह जानना होता है कि विभिन्न कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का संस्था में कौन निर्वाह कर सकता है। इसलिए कर्मचारियों के चयन की मानक पूर्व में ही निर्धारित करने होते हैं, जिससे कि अभ्यर्थी की तुलना की जा सके। इस प्रकार कार्य विश्लेषण द्वारा संस्था में यह ज्ञात किया जाता है कि कार्य को कैसे करना है तथा उत्तम विधि क्या है, जो कि मैनेजमेंट का एक तत्व है कि कार्य को कैसे करना है और उस कार्य को करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, वही बात हो रही है। यह भी निर्धारण किया जाता है कि किसी संस्था में एक कर्मचारी को अपने कार्यों को संतोषजनक ढंग से संपन्न करने के योग्य बनाने में क्या क्या योग्यताओं की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कार्य विश्लेषण में एक कार्य विशेष को करने की प्रक्रिया तथा उसके उत्तरदायित्व से संबंधित सूचना का संग्रह करना तथा उसका विश्लेषण करना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कार्य विश्लेषण की एक विधि होती है जिसके द्वारा प्रत्येक कार्य से संबंधित तथ्यों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन में कर्मचारियों द्वारा संपन्न कार्य, उनके उत्तरदायित्व, प्रक्रियाएं एवं उनकी मांग से संबंधित बातें सम्मिलित होती हैं। पर्पस एंड एम्स ऑफ जॉब एनालिसिस। पुस्तकालय में कर्मचारियों का कार्य विश्लेषण कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, लेकिन इसका मुख्य आधार पुस्तकालय में कर्मचारियों की उपलब्धता कराना होता है। कार्य विश्लेषण के कुछ सिद्धांतों में कर्मचारियों की योग्यता का निर्धारण करना, कार्य उपलब्धि का मूल्यांकन करना और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को ज्ञात करना होता है। कभी कभी कार्य विश्लेषण कर्मचारियों में उत्तरदायित्वों को निर्धारित करने, हिसाब किताब रखने की कला में निपुण होने तथा अधिकार स्थापित करने में उपयोग किया जाता है। यह पुस्तकालय में पुस्तकालय सेवा के मानक स्थापित करने में मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। कार्य विश्लेषण का लाभ। संस्थाओं, संगठनों तथा उद्योगों की तरह पुस्तकालय में भी कार्य विश्लेषण कर्मचारियों के रूप में मानव शक्ति का प्रबंध करने के लिए मूल आधार होता है। पुस्तकालय में कार्य विश्लेषण के निम्न लाभ होते हैं, जैसे यह पुस्तकालय में कार्यरत कर्मचारियों की आवश्यकताओं को परिभाषित करती है, प्रत्येक कार्य में निहित उसके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों की विशेष रूप से व्याख्या करता है। यह पुस्तकालय की योजनाओं एवं व्यवस्था में सहायक होता है, कार्यों के उपलब्ध अवसर का निर्धारण करने में सहायक होता है तथा आवश्यक कर्मचारियों के विभिन्न प्रकार एवं उनकी प्रकृति का निरूपण करता है। कर्मचारियों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक होता है। पुस्तकालय में नियुक्त कर्मचारियों की योग्यता के अनुसार उनके वेतन निर्धारित करने में सहायक होता है। यह पुस्तकालय में नवीन एवं आधुनिक प्रविधियों का उपयोग करने में सहायक होता है। प्रोसेस, प्रक्रिया। कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया मूल रूप से पुस्तकालय के कार्यों से संबंधित डेटा संकलन की होती है तथा इस प्रकार के इस कार्य के लिए कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि इस प्रकार हैं, जैसे प्रश्नावली विधि, लिखित वार्तालाप, निरीक्षण एवं साक्षात्कार। जैसे आप देखते हैं कि किसी जॉब के लिए जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है उसके लिए आप पहले लिखित वार्तालाप का मतलब यही है कि आपको एक पेपर एग्ज़ाम देना होता है रिटिन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है। तो कोई भी विधि, कोई भी मेथड वो यूज़ कर सकते हैं एक जॉब के लिए, जॉब डिस्क्रिप्शन में, कि वो किस तरीके से आपको जॉब देंगे, आपकी एबिलिटी का पता लगाएंगे कि आप किस काम के योग्य हैं, ठीक है। कार्य विश्लेषण में उपलब्ध डेटा विस्तृत, विश्वसनीय, सटीक तथा यथार्थ होना चाहिए तथा इनमें पुस्तकालय के विशिष्ट क्रियाकलापों, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, सेवा शर्तों तथा भौतिक मांगों से संबंधित डेटा होना चाहिए। जॉब इवैल्यूएशन यानी कि कार्य मूल्यांकन। अब हम बात कर रहे हैं जॉब इवैल्यूएशन की। पुस्तकालय में कार्य मूल्यांकन से आशय कर्मचारियों के किसी एक कार्य विशेष का दूसरे कर्मचारियों के कार्य से तुलना करना है। इस प्रकार कार्य मूल्यांकन का अर्थ कार्य की कोई निश्चित की हुई दर होती है। इसके द्वारा पुस्तकालय में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी के कार्य करने का मूल्य ज्ञात किया जाता है, अर्थात अंकन किया जाता है। इसके अतिरिक्त
कार्य मूल्यांकन कार्यों के विवरण से संबंधित क्रिया होती है, जिसमें किसी कर्मचारी के कार्य करने में निम्न चरण अपनाए जाते हैं, जैसे पुस्तकालय के सभी कार्यों में निहित तत्व एवं कारकों का निर्धारण करना, जिनका उपयोग एक कार्य की तुलना दूसरे कार्य करने में होता है। कार्यों का सापेक्षित मूल्य ज्ञात करना होता है। अंत में प्रत्येक कार्य का वेतन निर्धारित एवं निश्चित करना होता है। मेथड, विधियाँ। कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन करने की अनेक विधियाँ होती हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं। कार्य स्तरीकरण अथवा समूहीकरण। इस विधि में पुस्तकालय के सभी कार्यों को एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तथा सर्वप्रथम सर्वोच्च तथा निम्नतम कार्यों को चुना जाता है तथा पदानुसार एक क्रम में रखा जाता है तथा कार्यों के समूह में विभाजित किया जाता है। इस विधि में कार्यों की विशिष्ट विशेषताएं जो एक समूह के लिए अथवा सभी कार्यों के लिए आवश्यक होती हैं, उन पर विचार किया जाता है। इसलिए यह विधि किसी भी कर्मचारी के विषय में कोई उपयोगी तथा तथ्यात्मक सूचना उपलब्ध नहीं कराती है। इस विधि में पदानुक्रम के अनुसार कर्मचारियों में कई वेतन वर्ग का निर्माण हो जाता है तथा यह विधि छोटे छोटे पुस्तकालयों में कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करने में सहायक हो सकती है। कार्य वर्गीकरण अथवा चेकलिस्ट विधि। कर्मचारियों के कार्य मूल्यांकन की यह परंपरागत विधि है, जिसके द्वारा वेतन निर्धारित किए जाते हैं। इस विधि के द्वारा पुस्तकालय की संपूर्ण कार्य संरचना को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। यह विधि सरकारी कार्यालयों में अपनाई जाती है। कर्मचारियों की सूचना में प्रथम वर्ग का स्तर सर्वोच्च होता है, जबकि चतुर्थ वर्ग निम्नतम स्तर का माना जाता है। द्वितीय वर्ग के कार्य माध्यमिक स्तर के होते हैं। इस वर्ग में कार्यरत कर्मचारी प्रथम वर्ग की अपेक्षा कनिष्ठ अधिकारी कहे जाते हैं। जो कर्मचारी उपरोक्त प्रथम एवं द्वितीय वर्ग में नहीं आते हैं, वे सभी तृतीय वर्ग की श्रेणी में आते हैं। इन सभी को लिपिकीय वर्ग में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी वर्गीकरण किए जाने वाले कार्यों के प्रकार एवं उत्तरदायित्व पर निर्भर करती है। कर्मचारी की योग्यता, अनुभव तथा सामान्य ज्ञान पर आधारित कार्य होते हैं। कार्य मूल्यांकन की यह पद्धति वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं होती है। कारकों की तुलना विधि। इस विधि में कुछ प्रमुख कार्यों का चुनाव किया जाता है, जो कि उन कार्यों के विशिष्ट प्रकार का निरूपण करते हैं। इस विधि में मुख्यतः 5 कारकों को निर्धारित किया जाता है तथा बाद में तथ्यों के अनुसार प्रमुख कार्यों का स्थान निर्धारित किया जाता है। प्रमुख कार्यों के लिए प्रत्येक की पारिश्रमिक की दर को 5 कारकों में विभक्त कर दिया जाता है। एक बार प्रमुख कारकों को श्रेणीबद्ध करके तथ्य धनराशि प्रदान कर दिए जाने के बाद अन्य सभी कार्यों की तुलना कारक प्रतिकारक की जा सकती है। यह विधि वर्गीकरण विधि से अधिक यथार्थ है, क्योंकि यह आंतरिक कार्य तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करती है, न कि व्यापक कार्य पर। अब आती है 4th विधि, जो कि है बिंदु विधि, पॉइंट मेथड। इस विधि में प्रत्येक कार्य से संबंधित कारकों को खोजा जाता है तथा प्रत्येक कार्य को एक बिंदु प्रदान किया जाता है। बाद में इन बिंदुओं का योग क्रमबद्ध किए जाने वाले कार्यों के सापेक्षिक महत्व को एक अभिसूचक अंक प्रदान करेगा। यह विधि भी एक कार्य के विभिन्न लक्षणों पर विचार करती है। कार्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण तथा विशेष विवरण के बिना बिंदु पद्धति का प्रयोग संभव नहीं हो सकता। 5 नंबर की जो विधि है वो है योग्यता मूल्यांकन विधि। इस विधि में एक कर्मचारी के प्रत्येक कार्य की आवश्यकताओं के संदर्भ में कार्य की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टॉपिक 3, जो कि है सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन का मतलब होता है भर्ती और रिक्रूटमेंट का मतलब होता है प्रक्रिया। क्रमिक भर्ती एवं चयन प्रक्रिया, यानी कि देखिए यहाँ पे भर्ती से तो आप सभी समझते हैं कि क्रमिक भर्ती यानी कि कार्य करने वाले कर्मचारियों की भर्ती, और किस मेथड से, किस तरीके से
किस योग्यता के आधार पर उनका चयन करना है, उसकी जो प्रक्रिया है उसको समझेंगे यहाँ पर। चलिए, पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के तेजी से बदलते स्वरूप के कारण जनशक्ति की आवश्यकताओं का आकलन करना बहुत ही कठिन होता जा रहा है। विभिन्न प्रकार के कार्यों तथा उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए व्यावसायिक पृष्ठभूमि के तकनीकी रूप से शिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसलिए संख्या एवं गुणवत्ता दोनों की दृष्टि से जनशक्ति की आवश्यकताओं का आकलन आवश्यक होता है। कर्मचारियों का यह आकलन एक निश्चित कार्यविधि को ध्यान में रखकर किया जाता है। भर्ती तथा चयन। एक बार जब जनशक्ति की आवश्यकता का आकलन हो जाता है, यानी कि जनशक्ति से मतलब हमें ये पता चल जाता है कि हमारे कार्य के लिए हमें कितने लोगों की आवश्यकता है, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। जब एक बार ये पता चल जाता है तभी भर्ती की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इसमें निम्नलिखित चरण आते हैं, जैसे कार्मिक विभागों से रिक्त स्थानों की भर्ती के लिए स्वीकृति प्राप्त करना, जिसमें भर्ती और चयन की प्रक्रिया में सावधानी तथा गति रहे। भरे जाने वाले पदों की संख्या, नियुक्ति की अन्य शर्तों के साथ व्यावसायिक वृद्धि के अवसर, सेवा के अवसर, वेतन तथा अन्य अल्प लाभ, विज्ञापन, इन सभी बातों को संगठन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। व्यक्तियों की चयनित भर्ती तथा चयन में निहित दैनिक कार्यवाही का संचालन संगठन के कार्मिक विभाग के द्वारा कराया जाता है। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले प्रत्याशियों की संख्या को कम करने के लिए प्रार्थना पत्रों की जांच की जाती है तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार करना इत्यादि भर्ती एवं चयन के लिए उठाए गए कदमों में शामिल है। क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे पास पोस्ट हैं खाली 50, लेकिन हमारे पास जो एप्लीकेशंस आ गए हैं, जो आवेदन आ गए हैं, वो आ गए हैं 100-150, ठीक है। लेकिन हमें तो इतने एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 50 चाहिए। तो हम उन 100-150 को बहुत सारे मेथड्स यूज़ करके, जैसे हम उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, कोई रिटन एग्ज़ाम ले सकते हैं, तो उसके द्वारा हम उनको चयनित कर सकते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा योग्य होगा हम उसका चयन करेंगे। जैसे नॉर्मल आप एग्ज़ाम्स में भी देखते हो कि पहले एक प्री एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। यानी कि जो प्री होगा उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद जो मेंस होगा, क्योंकि प्री में कुछ रह जाएंगे, हम उसमें से कुछ को लेंगे, फिर मेंस में पहुंचाएंगे, फिर उसमें से कुछ को लेंगे, फिर इंटरव्यू में। यानी कि एक तरीके से उनकी योग्यता के आधार पर उनको हम चयन करेंगे। वैसे अभी फ़िलहाल ये इसको हटाने की बात हो रही है कि एक ही एग्ज़ाम हुआ करेगा, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चयन एवं नियुक्ति। चयनित व्यक्तियों को संस्था में लंबे समय तक रखने के लिए उन्हें सही स्थान एवं उचित वातावरण उपलब्ध कराया जाता है, ताकि उन्हें ऐसा अनुभव हो कि वह एक ऐसे संगठन में आ गया है। इस प्रक्रिया में सम्मिलित कदम इस प्रकार हैं। सुपरिचितकरण कार्यक्रम उन्हें प्राय पैतृक संगठन के कार्मिक विभागों के द्वारा चलाया जाता है। विभाग अध्यक्ष द्वारा पुस्तकालय सूचना केंद्र में कार्य परिचय। पुस्तकालय सूचना केंद्र के विभिन्न विभागों से परिचय इकाई के मुखिया द्वारा संबंधित व्यक्ति आवंटित कार्य से परिचय। संगठन में शामिल हुए नए कर्मचारियों को उन बातों की जानकारी देना जिनका उसे ज्ञान नहीं है, जैसे कि संगठन के उद्देश्य एवं लक्ष्य, अनुशासन, कर्मचारियों को दे लाभ, वेतन, सूची, स्वास्थ्य, सुरक्षा साधन, उपस्थिति, अवकाश, नियम, छुट्टियां, शिकायतों की प्रक्रिया, कार्य समय, कॉफ़ी ब्रेक, दूरभाष इत्यादि। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम चयन और नियुक्ति की, यानी कि हमने चयन कर लिया है कर्मचारियों का, अब हमें उनको नियुक्त करना है उनके कार्य पर। देखिए, कोई भी कर्मचारी कंपनी में तभी हमेशा के लिए रहना चाहेगा जब उसको वो रिस्पेक्ट मिल रही हो जिसका वो हकदार है, जब उसकी योग्यता के अनुसार उसे काम दिया जा रहा हो, जब उसकी काम की तारीफ़ की जा रही हो, जब उसे तारीफ़ के लिए मतलब उसको प्रमोट किया जा रहा हो, या उसकी सैलरी में इंक्रीजमेंट हो रहा हो, या फिर उसको कुछ अलाउंस दिए जा रहे हो, या कुछ उसकी सुरक्षा के लिए सुविधाएँ की जा रही हो, जिससे क्या होता है एक एम्प्लॉय को अपनापन फील होने लगता है, तभी वो वहाँ पर नियुक्त होने के बाद उसमें रह सकता है।
ठीक है। केवल चयन और नियुक्ति करना हमारा पर्पज़ नहीं है, हमारा पर्पज़ है हमारे यहाँ पर जो कार्य हो रहा है कंपनी में उसमें लाभ कमाना। और लाभ तब हो सकता है जब सभी कर्मचारी मिलकर सहयोग करें, और वो सहयोग तब करेंगे जब वो खुद ये करना चाहेंगे, यानी कि वो सेटिस्फाई होंगे हमारी सर्विस से। तो ना सिर्फ हमें कोऑर्डिनेशन उनसे काम करवाने के लिए करना है, बल्कि उनको मेंटली मोटिवेट करने के लिए भी करना है, ताकि वो अपना समझकर कार्य कर सके। ठीक है, तो यही सब बातें हो रही हैं। संगठन में शामिल हुए नए कर्मचारियों को उन बातों की जानकारी देना जिनका उन्हें ज्ञान नहीं है, जैसे कि संगठन के उद्देश्य एवं लक्ष्य, अनुशासन, कर्मचारियों को दे लाभ, वेतन, सूची, स्वास्थ्य, सुरक्षा साधन, ये सब। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ लिया था, तो ये सब की सुविधा देना। पुस्तकालय अध्यक्ष के द्वारा पुस्तकालय की पूर्ण जानकारी दी जाती है। जिस कार्य के लिए कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है उस कार्य की जानकारी उसे दी जाती है तथा पुस्तकालय के अन्य कर्मचारियों से परिचय कराया जाता है। कर्मचारी प्रशिक्षण। अब बात हो रही है ट्रेनिंग देने की, क्योंकि अगर कोई भी काम कोई व्यक्ति माना कि वो योग्य है, लेकिन हो सकता है हमारी कंपनी में कार्य कुछ अलग तरीके से किया जा रहा हो, हम कुछ अलग टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हों, तो ज़रूरी है कि हमारी कंपनी में, हमारे ग्रंथालय में जो भी टेक्निक्स, जो भी विधियां हम यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले जिन्हें हमने नियुक्त किया है उन कर्मचारियों को उनकी ट्रेनिंग दी जाए। तो उसी ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। उच्चतर तथा नए कौशलों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं विकास की पुस्तकालय की बदलती इस परिस्थितियों के हिसाब से किया जाता है, जिससे संबंधित बातें निम्नलिखित हैं। नए नियुक्त व्यक्तियों के कार्य विवरण तथा खुलेपन के लिए सुपरिचितीकरण कार्यक्रम। सबसे पहले एक ऐसा एनवायरनमेंट हमें डेवलप करने की ज़रूरत है जहाँ पर सभी जो कर्मचारी हैं आपस में एक दूसरे से परिचित हो सकें। एक ऐसा हमें गेट टुगेदर रखना है, एक कार्यक्रम रखना है जहाँ पर सब आपस में मिल सकें। सेवा काल में प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा कनिष्ठ व्यक्तियों की व्यवहारिक कौशल ग्रहण करने के लिए अवसर प्रदान करना। ठीक है, यानी कि जो हमारे नीचे कनिष्ठ व्यक्ति, मतलब नीचे दर्जे के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे भी व्यवहारिक कौशल ग्रहण करना। ठीक है, प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि जो प्रशिक्षण, जो हम ट्रेनिंग के लिए जो कार्यक्रम बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना होता है। वो क्या है? देखिए, प्रशिक्षण प्रदान करने की एक निश्चित अवधि तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की निश्चित संख्या, प्रशिक्षण क्षेत्र की पहचान। ठीक है, उचित कार्यक्रमों का चुनाव जो कि कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति करने वाला हो। प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता, प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके प्रत्याशियों का मूल्यांकन। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। चयन प्रक्रिया का एक हिस्सा यह भी ज्ञात करना होता है कि उम्मीदवार की सामाजिक, शैक्षिक, तकनीकी पृष्ठभूमि क्या है। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार की कार्यरुचि क्या है, और ये सब चयन प्रक्रिया पुस्तकालय द्वारा निर्मित उद्देश्य एवं नीतियों के आधार पर होते हैं। चयन प्रक्रिया निम्न चरणों में संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम प्राथमिक साक्षात्कार के द्वारा इसको संपन्न करते हैं। प्राथमिक साक्षात्कार लेने का एक उद्देश्य यह भी होता है कि देश में बेरोजगारी अधिक है, अतः एक पद की भर्ती के लिए अनेक आवेदक अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं। अतः योग्य उम्मीदवार के चयन को सरल करने हेतु यह प्राथमिक साक्षात्कार कर छँटनी प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे आप समझ सकते हैं कि कम वैकेंसी हमारे पास, लेकिन ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भर दिया है, यानी कि उस जॉब को अप्लाई करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। आवेदन पत्र और उनकी जांच। प्राथमिक साक्षात्कार में सफल हुए आवेदकों से आवेदन पत्र भरवाए जाते हैं, जिसमें आवेदक अपने प्रलेखों को भी जोड़ते हैं। इस प्रकार आवेदक के विषय में जरूरी जानकारी ली जाती है, यानी कि हमारी जॉब के लिए जिन एक स्पेशल क्वालिटी की ज़रूरत है, तो क्या वो कोर्स, मान लीजिए हमारी जॉब में क्योंकि हमारे लाइब्रेरी में आजकल आप देखते हैं कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी बन चुकी है। तो हम जब मतलब वैकेंसीज़ निकालेंगे तो उस पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हमें अपना जो डाटा है वो भेजेंगे, उनमें से हम प्रेफरेंस किसको देंगे? उनको देंगे जिन्होंने कंप्यूटर सीखा हुआ है।
जिनको अच्छे से कंप्यूटर आता है उन्हीं को प्रेफरेंस देंगे हम, ठीक है। प्रशिक्षण, उपरोक्त प्रक्रिया के बाद अभ्यर्थी के ज्ञान एवं तकनीकी कौशल का प्रशिक्षण भी किया जाता है ताकि अमुक पद हेतु वह अपनी योग्यता को साबित कर सके। यह प्रशिक्षण कई प्रकार से लिया जाता है, जैसे कि बुद्धि परीक्षण, मतलब उनको एक ट्रेनिंग दी जा रही है मेंटली, यानी कि बुद्धि परीक्षण के द्वारा, व्यक्तिगत परीक्षण, योग्यता, विशिष्ट योग्यता परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण और योग्यता परीक्षण, यानी कि उनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो मेंटली इस जॉब के लिए लायक हैं, क्या उनमें कुछ स्पेशल एबिलिटी है कुछ इस जॉब के लिए, क्या उनकी जो अभिरुचि हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, क्या वो मैच कर रहे हैं इस जॉब के लिए, क्या उनके अंदर एबिलिटी है, योग्यता है कि वो इस जॉब को पा सके, ठीक है। तो यही सब हम चेक करते हैं किसके द्वारा, परीक्षण के द्वारा, परीक्षा लेकर। जैसे कि हाँ, आप देखते होंगे हमारे एग्ज़ाम्स में, क्योंकि मोस्टली हमारा यही सवाल होता है कि जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें इतने अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, कहीं रीजनिंग से, मैथ से, जीएस से, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह से, वो क्यों आते हैं जबकि जॉब में उनकी ज़रूरत नहीं है। तो वो यही चेक करने के लिए होते हैं क्या कि हमारे पास जो विशिष्ट एबिलिटी है वो क्या है, हमारी जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है, हम कितना अपडेट रहते हैं, करंट अफेयर्स इसलिए आती हैं। तो बस कहीं ना कहीं वो हमें कम्प्लीटली जज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है, क्या हम उस जॉब के लायक हैं या नहीं हैं इसके लिए। ओके, चलिए, वास्तविक साक्षात्कार। उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं में सफल उम्मीदवार को ही वास्तविक साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता है, जिसमें उम्मीदवार और समक्ष ज्यूरी के मध्य, ज्यूरी मतलब जजेस जो होते हैं वहाँ पर जो इंटरव्यू ले रहे हैं, के मध्य विभिन्न विषयों पर विचार का आदान प्रदान होता है और अंत में विशेष उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। शारीरिक जांच। अंत में उम्मीदवार को शारीरिक जांच हेतु बुलाया जाता है, जिनमें यह निश्चित करना होता है कि उम्मीदवार शारीरिक रूप से क्या अमुक पद पर कार्य हेतु सक्षम है अथवा नहीं, उसे कोई घातक शारीरिक बीमारी तो नहीं है, अथवा उसके शरीर पर कोई ऐसा विकार तो नहीं है उसके कार्य में जो बाधा उत्पन्न कर देगा। इस प्रकार मानसिक, शारीरिक और तकनीकी योग्यता सिद्ध हो जाने के बाद ही अंतिम प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कार्यभार नियुक्ति। उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं में सफल अभ्यर्थी के लिए नियुक्ति पत्र निर्गमित किए जाते हैं तथा निश्चित समय एवं दिनांक को उन्हें अपने कार्यस्थल पर नियुक्ति पत्र के साथ उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसके प्रत्युत्तर में अभ्यर्थी पुस्तकालय में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर कार्य आरंभ कर देते हैं तथा पूर्ण स्थायी नियुक्ति निश्चित परिवीक्षा काल की समाप्ति पर दोनों पक्षों के संतुष्ट होने पर की जाती है। ठीक है, मतलब कंप्लीटली एक जॉब प्रोसेस है। जैसे जैसे आप जॉब के लिए एप्लीकेशंस देते हो, फिर रिटन एग्ज़ाम देते हो, फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर आपका फिजिकल होता है, फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो ऐसे ही करके ये कंप्लीट एक पैकेज है आपकी जॉब का कि आपको एक जॉब मिलने वाली है। ठीक है। बेस्ट पर्सनल पॉलिसी। श्रेष्ठ कार्मिक नीति। पुस्तकालय में उत्तम कर्मचारी के चयन हेतु एक श्रेष्ठ कर्मचारी नीति का निर्धारण करना आवश्यक होता है, जिसमें निम्न तत्वों पर सदैव ध्यान रखना चाहिए। कर्मचारियों को कार्य के बदले अच्छा वेतन की सुविधा होनी चाहिए। अन्य सुविधाएं जैसे आवास, अवकाश, परिवहन, चिकित्सा एवं उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था इत्यादि। समय समय पर कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए ताकि कार्य के कम अथवा अधिक होने का पता लगाया जा सके। कर्मचारियों को समय समय पर कार्य के अनुसार तकनीकी कौशल देने के लिए नीतियां बनानी चाहिए। कर्मचारी के लिए ज़रूरी स्टेशनरी पुस्तकालय में ही उपलब्ध करानी चाहिए। कर्मचारियों की संस्थागत समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें सहानुभूतिपूर्वक सहायता देना। अब बात करते हैं टॉपिक 4 की, जो है मोटिवेशन। मोटिवेशन, वैसे तो मोटिवेशन को हम सभी जानते हैं, लेकिन एक बुकिश लैंग्वेज में कैसे लिखा जाए, आई थिंक बस यही आपको जानने की ज़रूरत है। अदरवाइज मोटिवेशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह शब्द प्रेरणा शब्द से बना है, यानी कि मोटिवेशन को हिंदी में हम प्रेरणा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है किसी कार्य को करने की इच्छा की भावना।
अर्थात किसी व्यक्ति अथवा कर्मचारी को किसी कार्य के निष्पादन हेतु अभिप्रेरित करना ही अभिप्रेरणा कहलाता है। लॉन्स के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो लॉन्स ने क्या बोला है, अभिप्रेरणा द्वारा किसी भी व्यक्ति को कार्य निष्पादन हेतु अभिप्रेरित करते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए हम अभिप्रेरित करते हैं कि वो कार्य को करे, ठीक है, एक अच्छे तरीके से। जूसियस के अनुसार अभिप्रेरणा एक व्यक्ति को अथवा स्वयं को वांछित प्रक्रिया करने के प्रति प्रेरित करना होता है, ठीक है। यहाँ पर ये मोटिवेशन के साथ साथ सेल्फ मोटिवेशन की भी बात करना है, क्योंकि आप देखते हैं कभी कभी आपका मन नहीं कर रहा है किसी काम को करने के लिए, आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल बोर हो रहे हैं, कल एग्ज़ाम है लेकिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। आप पूछिए खुद से कि एग्ज़ाम रोज़ रोज़ नहीं आते, लेकिन जब आप उस एग्ज़ाम को पढ़कर अच्छे से देंगे तो जो उसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको, उस रिज़ल्ट में जो आपका परिणाम होगा वो आपको कितना खुशी देने वाला होगा। उस खुशी के लिए आप खुद को मोटिवेट करिए कि हाँ, मुझे वो खुशी अचीव करनी है। जब मेरी फैमिली मुझ पे प्राउड करेगी कि मैं कितने अच्छे नंबर लेके आया हूँ, तो उस प्राउडनेस के लिए, उस हैप्पीनेस के लिए आप खुद को मोटिवेट करिए कि आपको वो काम करना है। और अगर आप उसके तुरंत बाद फिर अपने कार्य में लग जाएं, अपनी पढ़ाई में लग जाएं, तो मान लीजिए आप सेल्फ मोटिवेटेड हो चुके हैं, ठीक है। स्टेनले बेंस के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि अभिप्रेरणा से आशय किसी ऐसी भावना या इच्छा से है जो एक व्यक्ति की इच्छा को ऐसा बना देती है जिससे वह कार्यरत करने के लिए प्रेरित हो जाता है, ठीक है। अन्य संस्थाओं की तरह पुस्तकालय भी संस्था ही होती है, इसलिए पुस्तकालय में अनेक कर्मचारी विभिन्न कार्य निष्पादित करते हैं। प्रबंध की दृष्टि से पुस्तकालय में भी कर्मचारियों में अभिप्रेरणा की मानसिकता का होना आवश्यक होता है, जिससे कर्मचारी भावुक होकर कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त कर अपने कार्य करने की अधिक से अधिक क्षमता तथा कार्य निष्पादित करते हैं। इस प्रकार अभिप्रेरणा कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए आवश्यक एवं उपादेय होने के साथ साथ ही ग्रंथालय में भी आवश्यक एवं उपादेय होती है, जिससे ग्रंथालय के कर्मचारी अपने कार्य द्वारा ग्रंथालय के उद्देश्य को अत्यंत सफल बनाते हैं। ग्रंथालय में अभिप्रेरणा की भूमिका। अभिप्रेरणा कर्मचारियों को अभिप्रेरित करती है। अभिप्रेरणा सहयोग के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा कार्य करने की शक्ति होती है। अभिप्रेरणा से कर्मचारियों की मानसिकता में बदलाव आता है। कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अभिप्रेरणा व्यवहारों का निर्देशन, नियंत्रण और स्पष्टीकरण है। अभिप्रेरणा एक अनंत प्रक्रिया है, यानी कि लगातार चलने वाली। आप जिंदगी भर मोटिवेट होते रहते हैं या खुद को मोटिवेट करते रहते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। मानव व्यवहार एक पहेली है जिसे समझना प्रबंधकों के लिए दीर्घकाल से एक समस्या बनी हुई है। इसलिए विभिन्न प्रबंध शक्तियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने मानव व्यवहार तथा अभिप्रेरणा के संबंध में निरंतर शोध कार्य किए हैं, जिसके आधार पर इससे संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं। इन सिद्धांतों में निम्न प्रमुख हैं, जैसे मैकग्रेगर का एक्स तथा वाई सिद्धांत, मैस्लो का आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का सिद्धांत, विलिनओची का अभिप्रेरणा का जेड सिद्धांत, हरबर्ग का आरोग्य सिद्धांत, ब्रूम्स का अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। देखिए यहाँ पर हम हरबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी की बात करेंगे, हरबर्ग का आरोग्य सिद्धांत के बारे में, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने अपने साथियों के साथ, किनकी बात हो रही है, हरबर्ग की, अपने साथियों के साथ 1950 के दशक में अमेरिका में लगभग 200 बुद्धिजीवियों से इंटरव्यू किया तथा हरबर्ग ने अपने अध्ययन में पाया कि किसी भी उपक्रम में व्यक्तियों की आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले स्पष्ट घटक वर्ग होते हैं, जिन्हें आरोग्य घटक तथा अभिप्रेरणा घटक कहते हैं। आरोग्य घटक बाहरी वातावरण से संबंधित होते हैं तथा वे कार्य की असंतुष्टता को धीरे धीरे
कम करके समाप्त कर देते हैं। इसके उपरांत अभिप्रेरणा घटक कार्य संतुष्टि प्रदान करने या कार्य में रुचि पैदा करने में सहायक बनते हैं। ये घटक स्वयं कार्य करने से ही संबंध रखते हैं। इस प्रकार आरोग्य घटकों के बाद अभिप्रेरण घटकों को प्रयोग में लाया जाता है ताकि कार्य असंतुष्टि को समाप्त किया जा सके। यानी कि अभिप्रेरणा से पहले हमें आरोग्य घटक को अप्लाई करना होगा। तो आरोग्य घटक क्या हैं? आरोग्य घटकों में मुख्यतः वेतन एवं मौद्रिक लाभ, सुरक्षा, कार्य दशाएं, पर्यवेक्षक व उससे संबंध तथा कंपनी नीति व प्रशासन को शामिल किया जाता है। ये घटक कर्मचारियों में असंतोष को कम कर देते हैं। देखिए, मतलब हमें मोटिवेट करने से पहले जो एक कर्मचारी है उस पर फोकस करना है। वो किस चीज़ पर करना है कि वो असंतोष की भावना उसके अंदर ना हो, यानी कि वो सेटिस्फाई होना चाहिए। सबसे पहले वो सेटिस्फाई होना चाहिए। जो ये आरोग्य थ्योरी है हरबर्ग की, वो यही कहते हैं कि पहले आप जो कर्मचारी हैं उनको सेटिस्फाई कीजिए और उसके बाद आप उनको मोटिवेट कीजिए। और जो ये सेटिस्फाई किया जाएगा ये बाहरी वातावरण से किया जाएगा, यानी कि बाहरी तौर से किया जाएगा। आप बिना इसके किसी को भी मोटिवेटेड नहीं कर सकते, ये हरबर्ग का मानना है। तो जैसे कि उनका वेतन बढ़ाना है, आपको वेतन बढ़ाना उनको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वेतन बढ़ने से वो अच्छे से काम करने लगेंगे। नहीं, मोटिवेट करना होगा, उन्हें कार्य को करने के लिए प्रेरित करना है, ठीक है। लेकिन हमें सबसे पहले उन्हें सेटिस्फाई करना है। किससे? उनकी सैलरी को बढ़ाकर, उनको मौद्रिक लाभ दे के, कुछ अलाउंस वगैरह दे सकते हैं, उनको सुरक्षा देकर, यानी कि उनको लगे कि हमारे सेफ्टी के लिए कुछ किया जा रहा है, और पर्यवेक्षक व उससे संबंध तथा कंपनी नीति व प्रशासन को शामिल किया जाना चाहिए। मतलब उनको काम में शामिल भी करना चाहिए, उनकी एडवाइस भी लेनी चाहिए। तो यानी कि कंप्लीटली बाहरी तौर पर पहले उनको हमें सेटिस्फाई करना है, उसके बाद हम उन्हें प्रेरित करेंगे। अभिप्रेरणा घटक मोटिवेशन फैक्टर में मुख्यतः कार्य की प्रकृति और निर्वहन दायित्व एवं कार्य का चुनौतीपूर्ण होना, कार्य से ख्याति प्राप्ति की आशा, संस्था में विकास तथा आगे बढ़ने के अवसर आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये घटक व्यक्ति की कार्य संतुष्टि में वृद्धि कर उन्हें कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। इस प्रकार ये घटक कर्मचारियों की कार्य क्षमता तथा उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। ये सभी घटक स्वयं कार्य से संबंधित होते हैं। ये बाहरी होते हैं, भौतिक, प्रशासकीय, सामाजिक वातावरण से संबंधित नहीं होते हैं, ठीक है। अभिप्रेरणा आरोग्य सिद्धांत की आलोचना। अब इसकी अभिप्रेरणा मतलब ये जो हरबर्ग ने ये थ्योरी दी है, हाइजीन थ्योरी मोटिवेशन के लिए, इसकी कुछ आलोचना भी है। यानी कि कुछ लोग इसको, कुछ विद्वान जो हैं वो इसको खारिज करते हैं, उनको नहीं लगता कि ये सही है। अब ऐसा क्यों लगता है उनको, अब वो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा उनको क्यों लगता है कि ये सही थ्योरी नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने हरबर्ग की आरोग्य सिद्धांत को निम्न आधारों पर आलोचना की है। उसकी देखिए, पहला सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत उच्च पदस्थ प्रबंधकीय स्तर के लोगों पर लागू होता है, परंतु शारीरिक श्रम करने वाले लोगों पर नहीं, क्योंकि मजदूर वर्ग को प्रेरणात्मक मजदूरी देकर अधिक कार्य के लिए प्रेरित किया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये है कि जो हम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं उनको, उनकी सैलरी बढ़ाकर या उनको मौद्रिक लाभ देकर, अलाउंस वगैरह देकर, ये एक हाई लेवल जो कार्य होता है उसके लिए किया जा सकता है। जबकि जो लो लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, मजदूर होते हैं, ठीक है, जो फैक्ट्रियाँ बनाने वाले भी मजदूर होते हैं, उसमें काम करने वाले बहुत सारे मजदूर होते हैं, तो उनको अगर हम पैसा ज़्यादा दें तो वो ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। उनकी कुछ पर्सनल ज़रूरतें होती हैं, इसके लिए वो ज़्यादा पैसे लेकर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी ये थ्योरी खारिज होती है कि आप पहले उसको बाहरी तौर पे उसको सेटिस्फाई कीजिए, तब वो मोटिवेट होगा। नहीं, वो मोटिवेट हो सकता है, उससे काम लिया जा सकता है, उसको ज़्यादा पैसे देकर, ठीक है। ये सिद्धांत व्यक्तियों के कार्य निष्पादन की अपेक्षा कार्य संतुष्टि तथा असंतुष्टि पर अधिक बल देता है और इसे अव्यवहारिक मानते हैं। यानी कि ये जो सिद्धांत दिया है हरबर्ग जी ने, वो
मतलब एक तरीके से जो एम्प्लॉय है उनको सेटिस्फाई करने और ना करने पर ज़्यादा फोकस कर रहा है कि अगर सेटिस्फाई नहीं है वर्कर्स तो वो काम अच्छे से नहीं करेंगे। और सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने आरोग्य सिद्धांत दिए हैं, जहाँ पर उन्होंने मौद्रिक नीति और वेतन और इन सब चीज़ों को रखा है। ठीक है, हर वर्ग द्वारा प्रतिपादित आरोग्य घटकों का प्रतिपादन यथार्थता से दूर है। वास्तव में इनमें से कुछ घटक जैसे कि वेतन, मौद्रिक लाभ तथा कार्य दशाएं अभिप्रेरणा भी प्रदान करते हैं। इन कमियों के बावजूद भी हर वर्ग का सिद्धांत प्रबंधकीय पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करने एवं उन्हें आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरणा प्रदान करने के रूप में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। ओके, टॉपिक 5 पर अब हम आ गए हैं, जहाँ पर हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रशिक्षण और विकास। प्रशिक्षण को हमें पता है प्रशिक्षण क्या होता है, यानी कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके थ्रू उनका डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, परिचय। संस्था में कर्मचारियों के चयन हो जाने के बाद चयनित पद पर कार्य को समझने, कार्य में दक्षता प्राप्त करने, कार्य एवं पद से जुड़े हुए नियमों, अधिनियमों एवं सीमाओं को जानने और तकनीकी कौशल प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण जरूरी होता है। उसी को कहते हैं प्रशिक्षण, यानी कि उनको सिखाया जाना, उनको दक्ष किया जाना उनके काम के लिए। अकॉर्डिंग टू जूसियस, प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्यों के संपादन हेतु कर्मचारियों की योग्यता में अभिवृद्धि की जाती है। अकॉर्डिंग टू फिलिप, प्रशिक्षण किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान में वृद्धि करने की प्रक्रिया है। क्वालिटीज ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? एक तो ये सतत प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है, जो प्रशिक्षण होता है, वो न केवल जॉब के लिए, हम अपनी लाइफ में भी बहुत बार बहुत सारी चीज़ें हर पल कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, तो वो भी एक तरीके से ट्रेनिंग है। इसलिए कहा गया है कि एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर चलने वाली, लगातार होने वाली। ज्ञान एवं निपुणता प्राप्त करने हेतु शिक्षण प्रक्रिया है। संस्था एवं कर्मचारी दोनों के हित में आवश्यक है। कर्मचारियों के वर्तमान कार्य निष्पादन में सुधार हेतु प्रक्रिया है। प्रशिक्षण शिक्षा से भिन्न होता है, क्योंकि प्रशिक्षण द्वारा कार्य की प्रकृति को समझना होता है, जबकि शिक्षा द्वारा व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। नीड्स ऑफ ट्रेनिंग, अब बात करेंगे प्रशिक्षण की आवश्यकता की। प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव, संस्था की नीतियों के अनुरूप नीति, तकनीकी परिवर्तनों का दबाव और व्यावसायिक विकास। देखिए, ट्रेनिंग हमें क्यों देने की ज़रूरत पड़ती है? ठीक है, वो इसलिए पड़ती है, एक तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा मतलब प्रशिक्षित नहीं होते हैं पहले से, उन्होंने बौद्धिक विकास के लिए एक किताबी भाषाएं तो पढ़ी हैं, लेकिन वो ट्रेंड नहीं है, उनको कार्य की नॉलेज नहीं है उतनी। दूसरा क्या है कि संस्थाओं की नीतियाँ, क्योंकि अलग अलग नीतियाँ बदलती रहती हैं, टेक्निक्स नई नई यूज़ होने लग जाती हैं। ठीक है, तकनीकी परिवर्तन का दबाव, वही बात है कि आप देखते हैं कि हमेशा आज से 10 साल पहले जैसी लाइब्रेरीज हुआ करती थी, आज वैसी नहीं है। बहुत सारी टेक्निक्स बदल गई हैं, अपडेट हो गई है लाइब्रेरी, डिजिटल हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो जैसे जैसे नई नई टेक्निक्स लागू होती हैं, उनको सिखाने के लिए प्रशिक्षण देना ज़रूरी हो जाता है, और व्यावसायिक विकास के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक हम उन्हें ट्रेंड नहीं करेंगे तब तक वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि अपने व्यवसाय में विकास करने के लिए हमें उन्हें प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। प्रशिक्षण के लाभ एवं महत्व, संस्थागत कार्य कुशलता में अभिवृद्धि, संसाधनों का उपयुक्त उपयोग, लागत में कमी, कार्य संतुष्टि, अनुपस्थिति दर में कमी, पर्यवेक्षण लागत में कमी, अधिक लोच और गुणवत्ता में सुधार। ठीक है, तो देखिए, आप सोचेंगे कि ये बहुत शॉर्ट हो गया है क्वेश्चन, लेकिन ये अगर शॉर्ट में आता है तो लिख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग बनाने के लिए क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन करना होता है, आपको डीपली एक्सप्लेन करना है, समझाना है कि आप उसके बारे में एग्जैक्टली जानते क्या हैं। तो ये जो आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी कि प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव होता है, तो जो मैंने एक्सप्लेन किया है आप उसको उनके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी चीज़ की मेन टॉपिक को, उसकी हेडिंग को समझते हैं ना,
तो आप उसके अंदर उसमें लिख सकते हैं, समझा सकते हैं कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, ज़रूरी है आपको आपकी जो जानकारी दी जाने वाली जानकारी है वो एक्यूरेट हो और उस टॉपिक से रिलेट कर रही हो। ठीक है, चलिए टॉपिक 6 की बात करते हैं और ये है आपका परफॉर्मेंस अप्राइजल। ठीक है, अप्राइजल। अब कार्य निष्पादन मूल्यांकन इसको बोलते हैं, परफॉर्मेंस अप्राइजल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कार्य निष्पादन मूल्यांकन, सबसे पहले तो आपको समझना होगा ये टर्म। मैंने बोला है ना कि हमेशा किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए ज़रूरी है आप आंसर से पहले उस क्वेश्चन को समझें। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आप आंसर समझ ही नहीं सकते। तो कार्य निष्पादन मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? कार्य निष्पादन मतलब होता है करना। कार्य को निष्पादित, मतलब जब कोई कार्य कर लिया जाता है तो हम कहते हैं कि कार्य निष्पादित हो चुका है, यानी कि कर लिया गया है। तो कार्य निष्पादन करने के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है उसे कि कितना सही हुआ है कार्य, कुछ एरर्स तो नहीं है, क्या ज़्यादा और सीखने की ज़रूरत है, क्या हमें कुछ जो हमने गलतियाँ की हैं उनको सुधारने की ज़रूरत है। तो एक तरीके से किए गए कार्य को इवैल्यूएट करना है कार्य निष्पादन मूल्यांकन। ओके, चलिए। पुस्तकालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का मूल्यांकन करना पुस्तकालय व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है, जिसे योग्यता अंकन अथवा निष्पादन मूल्यांकन भी कहा जाता है। पहली बार उद्योगों में इसका प्रयोग 1920 में हुआ था तथा इसे योग्यता मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है एवं 1950 के दशक में इसे निष्पादन मूल्यांकन के नाम से जाना जाता रहा है, जो कि व्यक्ति के विकास पर अधिक ध्यान देता है तथा तकनीकी कर्मचारियों के कार्य मूल्यांकन से संबंधित होता है। परिभाषाएं। कर्मचारी की योग्यता का मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों का मूल्यांकन कार्य आवश्यकताओं के अनुरूप और उसके कार्य निष्पादन से है। किसी व्यक्ति के कार्यरत रहते हुए उसकी सेवाओं का मूल्यांकन ही योग्यता मूल्यांकन कहलाता है। कार्य निष्पादन मूल्यांकन की विधियां, यानी कि कार्य को करने के बाद उसका इवैल्यूएट करने के लिए हम कौन कौन सी विधियों का यूज़ करते हैं। योग्यता क्रम। अब देखिए यहाँ पर कार्य निष्पादन, कार्य कौन सा कार्य हो रहा है, लाइब्रेरी में क्या काम होता है। बुक्स को हमने अरेंज कर दिया है, बुक्स आ गई हैं, सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, ये सब काम हमें लाइब्रेरी में करना है। साथ ही साथ अब हम इसको अगर इवैल्यूएट करेंगे तो वो कैसे करेंगे। योग्यता क्रम विधि, यहाँ पर है रैंकिंग मेथड। योग्यता मूल्यांकन की यह सबसे सरल विधि है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों का कार्य, उनका कार्य रिकॉर्ड एवं व्यवहार देखकर ही उनकी योग्यता मूल्यांकन को निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर हम जो इवैल्यूएट कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ को कर रहे हैं योग्यता क्रम विधि के द्वारा, रैंकिंग मेथड के द्वारा। ठीक है, तो आगे आता है ग्राफिक मापन विधि। यह विधि सर्वाधिक प्रचलित है, जिसके अंतर्गत कर्मचारी की प्रत्येक विशेषता एवं गुणों को एक क्रम में लिख लिया जाता है तथा इन गुणों के सामने लाइन में कुछ संख्या लिखी रहती हैं तथा इस प्रकार कौन सी संख्या कार्य के किस स्तर को बताती है यह यहाँ से निश्चित कर लिया जाता है। अनिवार्य विभाजन विधि। इस विधि में कर्मचारियों की योग्यता का मूल्यांकन व्यक्तिगत गुणों के आधार पर न करके संपूर्ण गुणों के आधार पर किया जाता है तथा मूल्यांकन कला योग्यता को 5 वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। औसत, श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ, 10, 20 और 40। मतलब या वो एवरेज है या फिर वो सुपर है या सुपर्ब है, मतलब गुड, बेस्ट, बेटर, समथिंग, ऐसे ही उनको बांटा जाता है कि एम्प्लॉय हमारा कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। उसके कार्य को देखकर हम ये डिसाइड करते हैं। जितने अच्छे से कार्य किया जाएगा उतना ही, यानी कि उसकी जो मेंटलिटी है, उसकी योग्यता है, वो उतनी ही हाई लेवल की है। अनिवार्य चयन विधि। योग्यता निर्धारण करने वाला अधिकारी या तो बहुत अधिक अंक देता है या बहुत कम अंक देता है, अतः उसकी इस प्रवृत्ति से बचने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसके तहत मूल्यांकन करने वाला अधिकारी अपने द्वारा दिए गए मूल्यांकन का परिणाम नहीं जान पाता है। इस प्रकार पक्षपात की संभावना समाप्त हो जाती है। निर्णायक घटना विधि।
इस विधि में कर्मचारियों के गुणों, व्यवहार एवं कार्य के परिणाम के आधार पर अंकन नहीं किया जाता, बल्कि किसी घटना के घटित हो जाने पर कर्मचारी के द्वारा प्रयास करने अथवा न करने के आधार पर योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ हमारी लाइब्रेरी में कुछ बुक्स हैं जो चोरी हो गई हैं, हम कहें कि आप अरेंज कर लीजिए कि कितनी बुक्स चोरी हो गई हैं, कितना स्टॉक बाकी रह गया है। तो एक घटना है, एक कार्य है जो दे दिया गया है इमरजेंसी में हमें करने के लिए, उसको हम कितनी कुशलता के साथ करते हैं वो हमारी एबिलिटी को शो करता है, हमारी कार्य कुशलता को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कार्य निष्पादन मूल्यांकन की उपयोगिता एवं महत्व, कि इसकी क्या ज़रूरत आ गई है और इसका महत्व इतना बढ़ गया है। ठीक है, कि हम इस इवैल्यूएशन को अपने कामों के ख़त्म होने पर इस इवैल्यूएशन को कर रहे हैं। तो देखिए क्या उपयोगिता है इसकी। यह योग्य कर्मचारियों के चयन एवं उनके प्रशिक्षण में सहायक होता है। चयन के बाद उपयुक्त स्थान एवं पद पर कर्मचारियों को नियुक्त करने में सहायक होता है। यह कर्मचारियों के पदानुक्रम एवं वेतन वृद्धि करने में एक क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है। पुस्तकालय के कर्मचारियों में संतोष की भावना जागृत करता है तथा उनका मनोबल बनाए रखता है। यह कर्मचारियों के विकास में सहायक होता है तथा उनकी कार्यकुशलता को जांचने का मापदंड प्रस्तुत करता है। यह कर्मचारियों के मध्य योग्यताओं की प्रतियोगिताओं की भावना जागृत करने में सहायक होती है। अब बात करेंगे टॉपिक 7 की, जिसका नाम है स्टॉक वेरिफिकेशन, भंडार सत्यापन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारी लाइब्रेरी में जो स्टॉक है, स्टॉक मतलब जो बुक्स का भंडार है, उस भंडार की उन बुक्स की, ठीक है, उनको वेरीफाई कर रहे हैं। अब वेरीफाई किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमें ये पता लग सके कि हमारी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स आने की ज़रूरत है, कितनी बुक्स एक्स्ट्रा हैं जो कोई यूज़ नहीं कर रहा है, कितनी बुक्स ऐसी हैं जो खो गई हैं, कितनी बुक्स ऐसी हैं जो उपयोगकर्ता लेकर गए थे लेकिन वापस नहीं लाए हैं, कितनी बुक्स हमारी चोरी हो गई हैं। यानी कि स्टॉक से रिलेटेड, हमारी बुक्स के भंडार से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होंगी वो हमें कहाँ मिलेंगी? स्टॉक वेरिफिकेशन में मिलेंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। भंडार सत्यापन से अर्थ वस्तु के भौतिक स्वरूप को रिकॉर्ड में रखकर निरीक्षण करने से है। बड़े बड़े व्यापारिक संस्थानों एवं सरकारी विभागों में सत्यापन करना एक साधारण सी बात है, जिसे प्रतिवर्ष यह जानने के लिए किया जाता है कि कितना उत्पाद बिक चुका है और कितना उत्पाद बाकी है। व्यापारिक भंडार सत्यापन की तरह यह कार्य ग्रंथालयों में भी पुस्तकों के संबंध में किया जाता है एवं साथ में उन अन्य स्थायी वस्तुओं का भी किया जाता है, जैसे पत्र पत्रिका, फर्नीचर, कंप्यूटर, टाइप मशीन, किंतु अस्थायी वस्तुओं का सत्यापन नहीं किया जाता। भंडार सत्यापन की आवश्यकता क्यों होती है? ग्रंथालय में भंडार सत्यापन की आवश्यकता के निम्न कारण होते हैं। नवीन ग्रंथों के पाठकों की संख्या के अनुसार आपूर्ति या कमी करना। जैसे मैंने बताया था कि कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनका यूज़ नहीं हो रहा है, या फिर कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे यहाँ पर उतनी बुक्स नहीं हैं, हमें वो मंगाने की आवश्यकता है। पूर्व में खरीदे गए ग्रंथों की भौतिक स्थिति अच्छी यदि नहीं है तो उसे ठीक किया जाए। यानी कि हो सकता है जो बुक्स हमने पहले खरीदी थी हमारे स्टॉक में है लेकिन वो कट फट गई हैं या बहुत ज़्यादा रखे रखे गंदी हो गई हैं, उनको पढ़ने का मन नहीं करता है। क्योंकि आप देखते हैं कि कोई भी जो पाठक होता है वो ऐसी बुक्स को पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है जो क्लियर हो, साफ़ हो, ठीक है, और जिनके पेज एकदम साफ़ सुथरे हों, सीधे हों, ऐसी बुक को पढ़ना पसंद करता है। उपयोगकर्ता द्वारा पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं अथवा ग्रंथों की पहुंचाई गई हानि या चोरी हुई सामग्री का पता लगाने के लिए, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि चोरी हुई पुस्तकें या फिर कोई खो गई है, कोई ले गया है, वापस नहीं दे के गया, ऐसे इन सब चीज़ों के बारे में हम पता लगाने के लिए ही स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं। स्टॉक वेरिफिकेशन के क्या लाभ हैं? अगर जनरली देखा जाए तो लाभ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमें ये पता चल जाता है कि हमें कौन कौन सी बुक्स मंगाने की ज़रूरत है, कौन कौन सी बुक्स हमें वापस भेजने की ज़रूरत है जो कि हमारी लाइब्रेरी में सिर्फ स्थान घेर रही हैं।
तो कौन सी ऐसी बुक्स हैं या जो हमें रिप्लेस करनी है, कुछ ऐसी हैं जो फट गई हैं उनको वापस भेजना है। तो ये सारे लाभ ही हैं जो हमें वेरिफिकेशन की वजह से पता चलता है कि अपनी लाइब्रेरी को फिर से सुव्यवस्थित करने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने की आवश्यकता है। तो देखिए, भंडार सत्यापन से ग्रंथालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री की जानकारी का ज्ञान नए सिरे से होता है। जर्जर यानी कि खराब हो चुकी पाठ्य सामग्री का ज्ञान हो जाता है। चोरी हो गई सामग्री की रोकथाम की जा सकती है और कर्मचारियों की कार्यक्षमता की भी जांच की जा सकती है। भंडार सत्यापन से होने वाली हानियाँ। भंडार सत्यापन के समय पाठकों को पुस्तक निर्गमित नहीं की जाती, जिस कारण पाठकों को असुविधा होती है, क्योंकि एक तरीके से जो वेरिफिकेशन का काम होता है ये बहुत छोटा मोटा काम नहीं होता, बहुत बड़े लेवल का काम हो जाता है। जितनी बड़ी लाइब्रेरी होगी उसमें वेरिफिकेशन का काम भी उतना ही बड़ा होगा, जिसकी वजह से सब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो व्यस्त रहते हैं और वो ग्राहकों की हेल्प उतने अच्छे तरीके से फ्रीली नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए। ठीक है, भंडार सत्यापन करने में अधिक समय लगता है, अतः पाठकों को इंतज़ार करना पड़ता है। और हो सकता है क्योंकि कोई एम्प्लॉय काम में बिजी है तो पाठक को वहाँ पर वेट करना चाहिए, जो कि हमारे उस जो ग्रंथ डॉक्टर SR रंगनाथन ने सूत्र दिए थे ग्रंथालय के, जहाँ पर था कि पाठकों के समय की बचत होनी चाहिए, तो उस जो सूत्र है उसको यहाँ पर फेल कर देता है ये वेरिफिकेशन। वो पाठक को इंतज़ार करवा रहा है। कार्यभार बढ़ जाने के कारण अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और कर्मचारी भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। हो सकता है हमारे यहाँ पर इतने कर्मचारी नहीं हैं तो हमें उनकी नीड होगी और खोई हुई सामग्री की जानकारी नहीं मिल पाती है। कभी कभी क्योंकि ज़्यादा काम इतना हो जाता है तो उस चक्कर में हम कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो हम नहीं जान पाते कि वो हैं या नहीं हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक रजिस्टर। अब मेथड, अब देख लीजिए जो मेथड होते हैं यूज़ किए जाते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए, कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं, किस किस तरीके से हम स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं। तो पहले हम स्टॉक रजिस्टर के थ्रू कर सकते हैं, इसको बोलते हैं परिग्रहण रजिस्टर। ग्रंथालय में खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक, पत्र पत्रिका और अन्य स्थायी पुस्तकों की प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में की जाती हैं तथा जिसमें इन सभी का संपूर्ण विवरण लिखा जाता है। स्टॉक रजिस्टर को असेशन रजिस्टर भी कहते हैं, जिसमें इन सभी को एक निश्चित संख्या पर लिखा जाता है। इस प्रकार स्टॉक रजिस्टर की सहायता से ग्रंथालय में भंडार सत्यापन कार्य सरल हो जाता है। इस विधि में रजिस्टर को निधानियों यानी कि अलमारीज की बात हो रही है, हाँ आगे लिखा हुआ है, अर्थात पुस्तक अलमारी के पास ले जाया जाता है और एक व्यक्ति पुस्तक के स्टॉक की संख्या बोलता रहता है और दूसरा व्यक्ति रजिस्टर में पाए जाने वाले अथवा न पाए जाने वाले उन पर स्टॉक पर निशान लगाता जाता है। सेपरेट रजिस्टर हैविंग एसेशन नंबर। पृथक रजिस्टर विधि, इसमें देखिए एसेशन नंबर लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ ये दिए गए हैं नंबर्स बुक्स के, तो उसमें ऐसे टिक का निशान लगाया जाता है कि 1995 एसेशन नंबर की बुक, ठीक है, ये ईयर्स में कि यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे टिक लगाया जाता है रजिस्टर में। इस विधि में खाली रजिस्टर लिया जाता है और उपरोक्त अनुसार एक इंडेक्स तैयार किया जाता है। जिस वर्ष की जांच कार्य किया जा रहा है उस वर्ष के आगे टिक का निशान लगा दिया जाता है और इस विधि का लाभ यह है कि स्टॉक रजिस्टर खराब होने से बच जाता है और यह ही रजिस्टर में काफ़ी सारे, एक ही रजिस्टर में बहुत सारे वर्षों का हिसाब लगाया जा सकता है। इस विधि से वर्षों की तुलना करने में भी सहायता मिल जाती है और पाठ्य सामग्री किस वर्ष गुम हुई थी इस बात का भी आसानी से पता लगाया जा सकता है। एक होता है पृथक सीट परिग्रहण संख्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सन लिख दिए गए हैं और उसमें टिक लगाया गया है कि कब कब हमारे स्टॉक में बुक्स हैं, कितनी बुक्स हैं, वो सब ऐसे अरेंज किया जाता है यहाँ पर। इस विधि में उपरोक्त दोनों विधियों से अलग है, जिसमें मोटे कागज की कुछ सीट लेते हैं तथा स्टॉक संख्या अंकित कर लेते हैं। सॉरी, वो ईयर नहीं है, वो स्टॉक संख्या है, ठीक है, ये स्टॉक संख्या है और एक व्यक्ति स्टॉक संख्या बोलता है और दूसरा व्यक्ति उन पर चिन्ह लगाता रहता है। और निधानी सूची द्वारा एक मेथड होता है, अलमारी निधानियाँ बोलते हैं अलमारीज को, तो निधानी सूची द्वारा यह सूची पत्रों की एक सूची होती है
जिसमें प्रत्येक पुस्तक के पर लिखित सूची पत्रक संख्याएं एवं वर्गांक के रूप में व्यवस्थित होती है। इस विधि में सूची को निधानी के पास लाया जाता है तथा यह व्यक्ति सूची पत्रिका में से एक सूची पत्र निकालकर संख्या बोलता है और दूसरा व्यक्ति पुस्तक से मिलता है और टिक का मतलब मिलाता है उसको और टिक लगा देता है, राइट का निशान लगा देता है, और यदि नहीं मिलता तो उस पर क्रॉस का निशान लगा देता है गणना के द्वारा। ये सबसे सरल विधि है। इसमें अलमारी में रखी हुई पुस्तकों की गणना कर ली जाती है और इससे इस विधि में ज़्यादा धन भी नहीं खर्च होता और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। लेकिन इस विधि की एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या दोष है कि ये इसमें गुम हुई किताब का पता तो चल जाता है कि किताब गुम हो गई है, लेकिन उसका नाम नहीं पता चलता वो कौन सी बुक गुम हुई है। क्योंकि हम काउंट करेंगे, मान लीजिए हमने स्टॉक मंगाया था 60 बुक का, लेकिन अभी हमारे पास रह गई है 56 बुक, तो हम कहेंगे 4 बुक जो है वो गायब है, लेकिन वो कौन सी 4 बुक्स गायब हैं ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो यही होता है गणना द्वारा। इजी है क्योंकि काउंटिंग ही करनी है बस, और कुछ नहीं करना। इसलिए निर्देशन विधि जो 6 आती है, निर्देशन विधि, ये भी एक सरल विधि होती है जिसमें कहीं कहीं से यह निश्चित संख्या में पुस्तकें ली जाती हैं, जैसे 10, 20, 50। उनमें कितनी पुस्तकें गुम हो गई हैं निकाल लेते हैं और उन सभी का प्रतिशत निकाल लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी सेकंड यूनिट फिनिश होती है और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अभी थोड़ी देर में थर्ड यूनिट को कंप्लीट करेंगे। और चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप बताइएगा आपको जो समझ में आया है कुछ या नहीं। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उस पर अलग से एक वीडियो बना देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश की है एक्सप्लेन करने की। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, स्पेशली आप उसको समझना चाहते हैं, तो किसी एक टॉपिक पर पर्टिकुलर हम एक वीडियो तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।